अरे बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये पाठ जो है बहुत महत्वपूर्ण है विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहले तो हो गया तत्व क्या होते हैं। हम जानते हैं कि कक्षा 9 में हमने पढ़ा है कि तत्वों को 3 रूपों में, किसी भी पदार्थ को 3 रूप में बांटा जा सकता है। जैसे कि पदार्थ के 3 रूप हमने कक्षा 9 में पढ़े हैं कि पदार्थ या तो तत्व हो सकता है, या मिश्रण हो सकता है, या यौगिक हो सकता है। तत्व हमने कहा था जो केवल एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है। मिश्रण जिसमें अलग अलग तरह के यौगिक या तत्व मिलते हैं। और यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये परिभाषा हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। पदार्थ की परिभाषा भी हम पढ़ चुके हैं। प्रत्येक वस्तु जो अपना स्थान घेरती है और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, बात यहाँ पर तत्वों की है, क्योंकि वर्गीकरण भी उन्हीं का होना है। तो तत्व क्या होता है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि माना हाइड्रोजन है। अगर हम बोलेंगे कि एक तत्व हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब उसमें केवल हाइड्रोजन के परमाणु हैं। एक तत्व ऑक्सीजन है, यानी केवल ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो जैसे 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 विज्ञान आगे बढ़ता चला गया, तत्व के बारे में जो जानकारी है वो लोगों की बढ़ती चली गई। और आज हमें पता है कि हमें लगभग 118 तत्वों की जानकारी है। और जब इनमें से जो शुरू के जो 94 तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 94 तक के तत्व, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। इनको आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन इससे नीचे के तत्व जो होते हैं, इससे अधिक तत्व, उनको या तो लैब में बनाया जाता है, या फिर उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। तो जैसे जैसे तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक जो है उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे। इन जानकारियों को जो है वो व्यवस्थित करना एक कठिन काम था। तो उन्हें एक ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे कि इन सबको एक साथ पढ़ा जा सके। यानी सारे तत्वों को एक साथ पढ़ना एक कठिन कार्य था, और इसको करने के लिए वैज्ञानिकों ने तरीका ढूंढने का प्रयास किया। इसी तरीके को हम वर्गीकरण कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण मतलब, आप जो हैं कभी दुकान में गए होंगे। एक पर एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर कि जैसे ही आप दुकान में जाते हैं, आप बोलते हैं एक साबुन देना। तो आप किसका साबुन ले रहे हैं, कपड़े धोने का या नहाने का? तो वो आसानी से उस खाने में से आपको साबुन निकाल कर दे जाता है। यानी उसने साबुनों को अलग अलग रखा होता है, नहाने का साबुन अलग, कपड़े धोने का साबुन अलग। इसी को वर्गीकरण कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वस्तुओं को उनके कार्य के अनुरूप जो है वो बांट देना। तो इसी को वर्गीकरण कहा जाता है। या हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो हम किसी दवाई का नाम लेते हैं, तो वह व्यक्ति जो है पहले ही प्रयास में दवाई ढूंढ लेता है और आपको दे देता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसने वो विशेष दवाई एक खाने में रखी होती है। तो जैसे दर्द की दवाइयाँ एक खाने में होती हैं, बुखार की दवाइयाँ एक खाने में होती हैं। इसी प्रकार से आसानी से जो है वो दवाइयों का नाम पढ़कर वो आसानी से उस खाने में चला जाता है जहाँ पर वो दवाई रखी होती है। तो ऐसे ही हमने जो है पदार्थों के या तत्वों के बारे में भी ऐसा ही कुछ करना था। वैज्ञानिकों को क्या प्रयास करने थे? उन्होंने तत्वों को ऐसे वर्गीकृत करना था कि उनको आसानी से पढ़ा जा सके। सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो 2 रूप बताए गए, धातु और अधातु। तो धातु और अधातु सीधा बोला गया। कक्षा 9 में हमने भी धातु अधातु के बारे में पढ़ा है। कक्षा 8 में भी पढ़ा है कि धातुएं वो होती हैं जो ठोस होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जिनको पीटा जा सकता है, जिनके धागे बनाए जा सकते हैं या तार बनाए जा सकते हैं, जिनकी चादर बनाई जा सकती है, वो सब धातुएं होती हैं। अधातु ठीक इसके उल्टे होते हैं, जिनकी चादर नहीं बना सकते, जिनकी तार नहीं बना सकते हैं, जिनको आप जो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, इन सब चीज़ों को अधातु कहते हैं। तो धातु अधातु सबसे आसान वर्गीकरण था। उसके बाद एक ग्रुप और जोड़ा गया, उसको कहते हैं उपधातु। यानी ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण विद्यमान थे। तो लेकिन इनके केवल इतने से ज्ञान से जो है काम नहीं चल सकता था विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान जो है वो विशेष वर्गीकरण चाहता है। तो इसके प्रयास में डोबे राइनर एक वैज्ञानिक थे। डोबे राइनर के त्रिक, इन्होंने एक त्रिक नियम दिया। 1817 में जर्मन वैज्ञानिक वुल्फगॉन्ग वुल्फगॉन्ग डोबे राइनर ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि 3-3 तत्वों के समूह बनाए। अब उन समूहों को उन्होंने कहा त्रिक। त्रिक यानी 3 का जोड़ा, तिगड़ी जिसे हम कहेंगे। तो त्रिक के तीनों तत्वों को जब उन्हें क्रम से रखा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो उन्होंने पाया कि बीच वाले पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग किसके बराबर होता है? पहले 2 पदार्थों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम।
तो बच्चों लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है वो 3 तत्व हो गए, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसमें लिथियम का जो परमाणु भार है वो 6.9 है, सोडियम का परमाणु भार 23.0 है और पोटेशियम का परमाणु भार 39.0 इकाई है। तो अब क्या करा इन्होंने पाया कि जो पहला तत्व है यानी 6.9 लिथियम और 39.0 यानी पोटेशियम, इन दोनों को जोड़ दें आप। इन दोनों को जोड़ने पर जितना उत्तर आया उसका बटा 2 करें, तो 39.0 और 6.9 को जोड़ने पर आता है 45.9 यानी लगभग 46। तो 46 का आधा कितना होता है बच्चों? 23। तो यानी ये बीच वाले के बराबर आ गया। तो यही नियम ये कहता है कि जब हम समान गुण धर्म वाले तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में लगाते हैं तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और आखिरी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। औसत मतलब बटे 2 होता है। दोनों को जोड़ दो, बटे 2 निकालो। अब यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दे रखी है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक की एक टेबल दी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहली टेबल नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक की। नाइट्रोजन का 14, यहाँ पे 31 और फिर यहाँ पर 74.9। जोड़ेंगे इसको, 4 और 4 8, 7 और 1 8 यानी 88.9। 88 का हाफ कितना होता है? 44 यानी 44, जबकि आ रहा है 31। इसका मतलब ये इनका त्रिक नहीं है। ये जो समूह ए के तत्व हैं इनके त्रिक में नहीं आते हैं। समूह बी में देखा कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरिलियम। कैल्शियम का था 40.1, फिर बेरिलियम का था 137.3। इनको जोड़ने पर लगभग आता है 177.4। 177 का आधा यानी 178। 178 का आधा आता है लगभग 86। तो ये लगभग बीच में आ रहा है, 87.6 लगभग 86 के आसपास है। तो ये माना गया कि ये एक त्रिक है। इस तरह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का 35.5 एक का है और 126.9 दूसरे का है। जोड़ने पर आया 9 और 5 14, 6 और 5 11 और 1 12, 3 और 2 5 1 6, 162.4। 162 यानी 162 का आधा कितना हो गया? 81। तो 162 का आधा होता है 81 और ये आ रहा 79.9 लगभग 80 के आसपास। तो ये भी लगभग एक त्रिक माना जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक वैसा आएगा, लगभग बीच में आएगा, कहने का मतलब ये है। तो समूह में बी और सी जो है एक डोबेरायनर त्रिक बनाते हैं, परंतु ए वाला नहीं बनाता है। इसको त्रिक के लिए डोबेरायनर ने उनके डोबेरायनर की सारणी बनी है, तो उस त्रिक में केवल 9 तत्व उन्होंने ज्ञात कर पाए, वो लिथियम, कैल्शियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम और बेरिलियम, और उसके बाद नंबर आया क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। तो 3 ही उनको समूह ऐसे मिल पाए, यानी वो 9 तत्वों को ही अपनी सारणी में अरेंज कर पाए, अपने समूह में अरेंज कर पाए। तो बच्चों डोबेरायनर के त्रिक ने एक आधार दिया वैज्ञानिकों को ये ढूंढने के लिए कि क्या तत्वों को इस क्रम में यानी उनके जोड़े बनाए जा सकते हैं। अगला प्रयास जो था वो था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड ने भी लगभग ऐसा ही संबंध ढूंढने की कोशिश की। तो न्यूलैंड ने 1866 में 1866 में ये प्रयास किया। उन्होंने तत्वों को, जो उनको उस टाइम तक तत्व ज्ञात थे, उनको उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखा। हाइड्रोजन से शुरू किया और 56वें तत्व थोरियम पर उन्होंने अपनी टेबल को खत्म किया। उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म, यानी जो 8वां तत्व आ रहा था उनकी टेबल में, उसके गुणधर्म जो है पहले तत्व के गुणधर्म के समान थे। इसकी तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से की। अष्टक मतलब संगीत के 7 सुरों से, और 8वां सुर जो होता है वो पहले सुर जैसा ही होता है। इसे अष्टक का सिद्धांत नाम दिया गया। उदाहरण के तौर पर हम एक टेबल यहाँ पर देख लें। ये न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत दिया गया है। पहले हाइड्रोजन, पहला तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सा रे गा मा पा धा नी। उसके बाद संगीत में क्या आता है? फिर से सा आता है। तो उसके हिसाब से जब इस तत्व को रखा गया, दूसरा तत्व बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, परमाणु द्रव्यमान में, तो अगला तत्व आया फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। फिर अगला तत्व आया क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन। तो इस तरह तत्वों को रखा गया। तो उन्होंने पाया, सरप्राइज हुए वो जानकर, कि जो हाइड्रोजन के लक्षण थे वो फ्लोरीन से मिलते थे और फ्लोरीन के क्लोरीन से मिलते थे। उसी तरह लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुण भी एक जैसे थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के गुण भी एक जैसे थे।
बोरोन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम के गुण भी एक जैसे थे। कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम के गुण भी एक जैसे थे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज के गुण भी एक जैसे थे। ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन के गुण भी एक जैसे थे। यानी प्रत्येक आठवां तत्व, 7 तो यहाँ तक हो गए, सारे गामा पाधा नी, सा रे गा मा पा धा और नी। उसके बाद जो सा आ रहा था, यानी आठवां तत्व जो आ रहा था, उसके गुण किस तत्व की तरह थे? पहले गुण की तरह थे। तो ये उन्हें ये जानकर सरप्राइज हुए कि इस तरह उनको एक टेबल प्राप्त हुई और उन्होंने एक नियम दिया, अष्टक नियम, यानी हर आठवां तत्व पहले तत्व की तरह, 9वां तत्व दूसरे तत्व की तरह, 10वां तीसरे की तरह, 11वां चौथे की तरह, 12वां पांचवे की तरह और 13वां छठे की तरह और 14वां सातवें की तरह होता है। इस प्रकार से 15वां जो है फिर से पहले की तरह हो जाएगा। तो इन 7 सूरों के आधार पर उन्होंने फिर से अपना सिद्धांत दिया। इसे अष्टक सिद्धांत कहते हैं, यानी हर आने वाला आठवां तत्व पहले तत्व की तरह अपने गुण दिखाता है। परंतु ये जो सिद्धांत था ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और इसमें कुछ त्रुटियां थी। जैसे त्रुटियां क्या थी? नंबर 1 कि ये जो अष्टक का सिद्धांत था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो आठवां तत्व आता था वो पहले तत्व से नहीं मिलता था। एक उदाहरण हम यहाँ पर देख लें। कैल्शियम आ रहा है आपका, ये यहाँ पर कैल्शियम ये रहा। इसके बाद जितने भी तत्व आते थे, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन वगैरह, इनको डाला तो गया था, यानी बढ़ते क्रम में डाला तो गया था, परंतु इनके बहुत सारे गुण इससे ऊपर वाले तत्वों से नहीं मिलते थे। जैसे इस टेबल में देख लें, नाइट्रोजन एक गैस होती है, फास्फोरस एक ठोस होता है और मैग्नीज जो एक धातु होती है। तो ये तो अधातु है, ये अधातु है, परंतु मैग्नीज जो है वो धातु है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन और सल्फर दोनों अधातु हैं, परंतु आयरन एक धातु है, तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया। यानी समूह जो है वो ऐसे नहीं बन पाए जो कि जैसे बनने चाहिए थे। जैसे यहाँ पर सही था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों धातु हैं, कॉपर भी धातु है, ये सब धातुएं हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भी धातुएं हैं, परंतु कहीं पर क्या हो गया, आपको धातु के साथ अधातु को रखना पड़ा, या ये धातु आपने रख दी जानबूझकर। यहाँ पर आपने धातु रख दी जानबूझकर, क्यों? क्योंकि आपने तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में रखा, परमाणु भारों के क्रम में रखा। तो इसमें यह दिक्कत हुई कि अष्टक सिद्धांत जो है केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, इसलिए इस नियम को आगे माना नहीं गया। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व है और आगे कोई तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में सरप्राइज हो गए जानकर लोग कि आज हमें 119 तत्व ज्ञात हैं, 118 119 तत्व ज्ञात है। इसका मतलब इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत उस समय तक ज्ञात तत्वों के आधार पर ही सही था और वर्तमान समय में ये फिट नहीं बैठता है। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया जिनके असमान गुण थे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल ने आप दिया कि कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया, जिसमें फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। ऊपर जाकर देख लें आप, देखिए कोबाल्ट और निकल जो है वो दोनों एक साथ रख दिए गए। इसके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, ये तीनों अधातु हैं। हाइड्रोजन भी अधातु है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, परंतु ये दोनों धातु हैं। तो धातुओं को अधातु के साथ क्यों रख दिया गया, ये वो बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए इस बात को। तो ये जो सिद्धांत है वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया। इसी प्रकार से न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम 20 तक ही लागू होता था, कैल्शियम तक, तो इसलिए जो है ये वहाँ तक के लिए सही था। जैसे भारी तत्वों की खोज हुई, ये सिद्धांत उतना काम नहीं कर पाया। उसके बाद नोबल गैसेज आई, यानी अक्रिय गैसें आई, उनकी खोज के बाद अष्टक का सिद्धांत जो है वो और अप्रासंगिक हो गया, मतलब लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और फिर ये जो सिद्धांत था वो धीरे करके खत्म हो गया और इसका जो है इतना उपयोग विज्ञान में नहीं रह गया।